बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अब हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो है, कंसेप्ट तो क्या है, आप एक टर्मिनोलॉजी है याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। देखो डिके की प्रोबेबिलिटी एन और एन नॉट की एक्टिविटी से निकल जाएगी। कैसे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, प्रोबेबिलिटी किसकी? डिके की। डिके की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमसे ये पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके कुछ और नहीं होती, n बाई एन नॉट होती है कि कितने थे और कितने डिके हो गई, यही तो होगी प्रोबेबिलिटी। कितने थे टोटल और नीचे फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम्स। तो एन नॉट थे और एन डिके हो गए। n बाई एन नॉट होता है e⁻⁻ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके होगी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल सम 1 आता है, डिके प्लस सर्वाइवल। डिके प्लस सर्वाइवल कुल मिला के 1 आएगा 100%। तो सर्वाइवल की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, बचे रहने की क्या होगी? कुछ नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, डिके की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एन बाई एन नॉट, तो यही बराबर आया 1 माइनस e⁻⁻ के। ठीक है, ये नाम है, ये याद रखना। देन इसके बाद अब लोग क्या करेंगे, अब हम यूनिट्स देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी की। आपको पता है क्यूरी होती है, बैकरल होती है, रदरफोर्ड होती है, वही सारी हमें चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स देख लेते हैं। कुछ नहीं है, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी जनरली क्यूरी होती है, बैकरल होती है, रदरफोर्डियम होती है, ऐसी है। तो पहले क्यूरी है। ठीक है, पहले कौन सी है? क्यूरी, इसे हम लिखते हैं CI। और जनरली डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होती है, तो 1 क्यूरी क्या होता है? क्यूरी CI होता है। ठीक है, लगभग होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड। 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर इतने डिके होंगे तो 1 क्यूरी हो जाएगा। दूसरी है बैकुरल, BECQUEREL, BQ। 1 बैकरल कुछ और नहीं होता, 1 डिके पर सेकेंड होता है। 1 बैकरल कितना होता है? 1 डिके पर सेकेंड, 1 डिके पर सेकेंड, मतलब ये इतना ही होगा, 1 क्यूरी होगा। 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल। अब ये हम बना सकते हैं क्योंकि 1 डिके पर सेकेंड ये रहा, तो 3.7 इंटू 10⁻10 ये लिखा। डिके पर सेकेंड कुछ और नहीं होता, बैकरल होता है, तो इसे बैकरल लिख लेंगे। इसके बाद तीसरी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने भी बहुत काम करा है इसमें। तो रदरफोर्ड को हम डिनोट करते हैं R और फिर D से। 1 रदरफोर्ड लगभग 10⁻6 डिके पर सेकेंड होता है, 10⁻6 डिके पर सेकेंड। ठीक है, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, बस आप इतना ही याद रखना। ठीक है, ये चलिए। तो अब हमें क्या देखना है, कुछ मैं आपको एग्जांपल अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके के दे देता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा डिके हमने देख ही लिया था क्या होता है, मास नंबर कितना कम होता है, चार्ज कितना कम होता है ना। ये सारे डिके के जो रूल्स हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा, मास रहेगा, ये सारा आपको किसने बताया है? रदरफोर्ड और सॉडी ने बताया है। ठीक है, किसने बताया साहब? रदरफोर्ड और सॉडी ने बताया है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम बेसिकली देखना चाहेंगे कि अल्फ़ा डिके अब शुरुआत कर रहे हैं, बट अल्फ़ा डिके क्योंकि हमने पहले ही कर लिया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरली अल्फ़ा डिके की जनरल डेफिनेशन लिखेंगे और उसका आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। तो यहाँ है अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके में होता क्या है आपको पता है, चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है। तो अल्फ़ा डिके में जनरली क्या होता है, अगर ZXA हमारी पेरेंट न्यूक्लाई है, ये करेगी अल्फ़ा डिके, अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा 2 अल्फ़ा 4 या 2He4। Z2 है तो यहाँ Z-2 आएगा, A 4 है तो यहाँ A-4 आएगा, यहाँ Y लिख लेंगे, ये हमारी पेरेंट न्यूक्लाई नहीं डॉटर न्यूक्लाई हो जाएगी, डॉटर न्यूक्लाई। ठीक है, ये आप याद रखना।
Z-2 + 2 Z ही आएगा। ठीक है, इसका एक रियल एग्जांपल देख लो, जैसे हम यूरेनियम का कर सकते हैं। ठीक है, 92 यूरेनियम 238, ये यूरेनियम 235 भी होता है बट ये ज़्यादा लेते हैं हम। अच्छा, जो असली में 1 ग्राम यूरेनियम का होगा ना, लगभग उसमें 10 की पावर 25 से 26 एटम होंगे। इतने एटम्स तो यूनिवर्स में उस समय पाए ही नहीं जाते थे जब बिग बैंग भी हुआ था। उससे समय से ज़्यादा से, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 ग्राम यूरेनियम अगर डिके होना हो रहा शुरू हुआ होगा बिग बैंग का टाइम, तो वो आज तक भी डिके हो रहा होगा। 1 ग्राम यूरेनियम इतना होता है, इतने एटम्स होंगे कि अगर वो बिग बैंग के टाइम से शुरू हुआ होगा डिके होना, तो आज तक भी डिके हो रहा होगा। इसने अल्फ़ा डिके करा, 2 अल्फ़ा 4 निकाल दिया, कितना बचेगा 92, ये 90 थोरियम आता है, 238 ये 234। ठीक है, ये क्रिप्टन भी होता है एक, पता है। चलो ये हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो अल्फ़ा डिके करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक एटम है ना, उसमें न्यूक्लियस होगा, वहाँ से हमें क्या करना है, अल्फ़ा पार्टिकल को बाहर निकालना है। यहाँ पे ना एक बैरियर बनता है, क्या बनता है, पोटेंशियल बैरियर, वो जाने ही नहीं देता इसे, पोटेंशियल बैरियर बनता है, जाने ही नहीं देता इसे। ठीक है, तो जाए कैसे, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ये जा ही नहीं पाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बट क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है, यहाँ पे एक टनलिंग बनती है। क्या बनती है, टनलिंग, क्वांटम टनलिंग, जैसे आंटमैन में थी ना, वैसी टाइप की टनलिंग नहीं बनेगी यहाँ पे। यहाँ पे न्यूक्लियस की टनलिंग बनती है। कौन सी टनलिंग बनती है, न्यूक्लियस की टनलिंग। तो न्यूक्लियस टनलिंग से ये वाया टनल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जैसे टनल होती है, आपको पता है टनल क्या चीज़ होती है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही अगर हम एक बार अल्फ़ा डिके के बाद, मैं सबको जोड़ूंगा, चिंता मत करो, अभी एक रिएक्शंस कराऊंगा। अल्फ़ा डिके के बाद अगर हम बीटा डिके देखें, और बीटा डिके में लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसी चीज़ का वैलिड नहीं होता, और बताऊंगा आपको किस चीज़ का नहीं होता। पहले आप ये देख लो बीटा डिके है क्या। बीटा डिके में आपको पता ही होता क्या है, बोलो बीटा डिके में क्या होता है। मास नंबर में फ़र्क आता है, नहीं तो किस में आता है, तो फिर सर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। चलो बहुत बढ़िया, बीटा डिके जैसे ZXA है, अगर ये बीटा डिके करेगा तो बीटा पार्टिकल निकलेगा -1 बीटा 0, विच इज़ नथिंग जस्ट अ हैवी इलेक्ट्रॉन, हैवी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी हैवी नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये -1 ये Z है, तो ये Z+1 आएगा, यहाँ Y आएगा, A 0 तो A आएगा, 1 बढ़ गया। इसका एग्जाम्पल देखो, थोरियम ही लेते हैं। थोरियम लिया, 92 यूरेनियम, तो ये 90 होगा और 234 होगा। ठीक है, 90 234, बीटा एमिशन कराएंगे, बीटा पार्टिकल निकलेगा -1 E0। और पैलेडियम 91 और यहाँ रहेगा 234, ये आपका होता है। ठीक है, 91 और 234, ठीक है, याद रखना। बट यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूड रहते हैं बीटा एमिशन में। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है आपको, मास दिख रहा है, मास नंबर है, वैसे ये चार्ज और मास नहीं है, मास नंबर है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब Z लिख लेते हैं, Z का कंजर्वेशन है, मास नंबर का कंजर्वेशन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो हैं। वायलेशन किसका होगा, वायलेशन 2 चीज़ों का होगा। एक तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से निकल रहा, तो इसमें आपको बताइए कुछ नहीं, मैसोनिक ट्रांजिशन होता है, बात की बात है, आगे जाके हायर क्लास में पढ़ोगे। बट अभी वायलेशन किस किस चीज़ों का हो रहा है, तो एक तो वायलेशन हो रहा है एनर्जी का, दूसरा हो रहा है एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि बोहर कह गए थे कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, क्वांटाइज होना चाहिए। बट यहाँ जनरली एंगुलर मोमेंटम जो बीटा पार्टिकल का आता है, ठीक है, वो कितना आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, बीटा पार्टिकल का कितना आता है आपका NH/2 आना चाहिए, जनरली यही बोलते हैं। बट ये N यहाँ पे हाफ आता है, हाफ ऑफ H/2। तो ये देखो क्या हो गया, वायलेशन हो गया, क्योंकि N हमेशा होल नंबर आना चाहिए था, बट यहाँ पे हाफ आ जाता है। तो यहाँ पे एक तो इसका वायलेशन है। बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये भी पता होगा कि रीज़न क्या है। रीज़न कुछ नहीं होता, जनरली हम एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस लगाते हैं। ठीक है, वही मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ है। ठीक है, कि जब भी बीटा एमिशन होगा ये,
तो इसके साथ एक ऐसा पार्टिकल निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, जिसका रेस्ट मास और रेस्ट चार्ज होगा। एंटी न्यूट्रिनो है, इसका रेस्ट मास और रेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो किसके साथ निकलेगा? न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन एमिशन के साथ निकलेगा, ठीक है। यह है। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये होना क्यों चाहिए, ताकि इस वायलेशन को ठीक करा जाए। कैसे ठीक करा जाए? देखो, एंटी न्यूट्रिनो है, इसका अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर ये प्लस है तो ये होता है माइनस का हाफ h/2π। और एक सिस्टम में, एक एमिशन में जब ये दोनों निकल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को काटते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वायलेशन नहीं हो पाता। हमने सोचा था कि वायलेशन होगा बुकिश लैंग्वेज में, एक्सपेरिमेंटली नहीं, थ्योरेटिकली सोचा था, बट एक्सपेरिमेंटली नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोई इसके एंगुलर मोमेंटम को काट रहा होगा, इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से वायलेशन हो रहा है, कोई इस वायलेशन होने से बचा रहा होगा। वही वायलेशन होने से बचाने के लिए हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल माना और ऐसा एग्जिस्टेंस में आए भी, जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, जिसका रेस्ट मास भी जीरो होता है, रेस्ट चार्ज भी जीरो होता है, बट ये ऑब्वियसली मूव करता है, रोटेट करता है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि होता है -12 of h/2π। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्लॉकवाइज होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा। दोनों एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को काटते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम अभी भी क्या है, क्वांटाइज होता है, ठीक है। तो याद रख लेना, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं आपको पॉजिट्रॉन के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, समझो, पॉजिट्रॉन क्या चीज़ वाला है। सुनो, प्रोटॉन सुना है तुमने, ठीक है। प्रोटॉन का मास लगभग 1.2 या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है, और चार्ज होता है इसमें प्लस का ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तुम जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन में मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। सर ये क्यों लिखा रहे हो यहाँ, अभी देख। और चार्ज होता है इसमें -e। अब देख, पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है E+। क्या होता है? E+। पॉजिट्रॉन में मास इतना ही होता है जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9.1 यही वाला, बट इसमें चार्ज प्लस ही होता है। तो पहले तो तू इन दोनों के बीच में फ़र्क देख, दोनों का मास सेम है, बट दोनों के चार्ज क्या हैं? अपोजिट हैं। और इन दोनों में भी फ़र्क देख, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फ़र्क है? चार्ज का फ़र्क नहीं है, सिर्फ मास का फ़र्क है, मास इसका कम होगा, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन भी ऐसे ही होता है, याद रख लियो। क्लियर है? शाबाश। अब देख, वो तो मैंने तेरे को कभी पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, अपने चार्ज और एंगुलर मोमेंटम को ट्रांसफ़र करके, ठीक है। गामा डीके क्या होता है? तो गामा डीके कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। गामा डीके हम करना भी नहीं चाहेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी करा है कि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो मैंने तेरे को गामा डीके में बता भी दिया है कि उसमें न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेशनरी एनर्जी लेवल होते हैं। ऐसे न्यूक्लियस भी अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में जाता है, जिसमें अलग अलग उसके एंगुलर मोमेंटम होते हैं, और वहीं से आपका गामा एमिशन होता है, ठीक है। शाबाश। अब हम देखना चाहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, बट उससे पहले मैं थोड़ा ये मिटा दूँ। चलिए बच्चों, जब आपने अब पॉजिट्रॉन के बारे में समझ लिया है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी जो नेचर में बहुत जगह आपको विजिबल होगी जब आप हायर क्लास में फिजिक्स को पढ़ोगे। वो है पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, या जनरली एनिलेशन खात्मा और प्रोडक्शन पैदा होना, ये आपको देखना है। तो देखिए क्या होता है, देखिए हमें बात करनी है किसकी? पेयर एनहीलेशन और पेयर प्रोडक्शन की, ठीक है। देखो होता क्या है, जनरली ऐसा माना गया है कि मान लो अगर क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन -1 E0 दूसरे पॉजिट्रॉन के साथ +1 E0 के साथ इंटरैक्ट करे, क्या करे? इंटरैक्ट करे, क्या करे? इंटरैक्ट करे। तो -1 +1 नीचे 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा, ये बनाता है गामा रे फोटॉन, और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है, लगभग होती है 1.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी का उल्टा पेयर को प्रोड्यूस करना है, तो ये जो गामा रे फोटॉन है, जिसका रेस्ट मास और रेस्ट चार्ज 0 है, इसको हम ये एनर्जी दें 1.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये डिसइंटीग्रेट करके प्रोडक्ट बनाए या पेयर बनाए किसका, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। तो यही हमारी दो रिएक्शन होती है, पेयर एनिलेशन और पेयर प्रोडक्शन की। लेकिन हम बहुत चीज़ें सीखते हैं कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन वन पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट टू फॉर्म अ गामा रे फोटॉन, या व्हेन वन गामा रे फोटॉन डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, बट इसमें हम टाइम अपना व्यतीत नहीं करेंगे। और अब हम जाने जा रहे हैं किस पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे। अभी तक आपने रेडियो एक्टिविटी देखी, अब आपको देखने हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या भला है न्यूक्लियर रिएक्शंस? तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, हम बात करना चाह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शंस की देखो, रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस। न्यूक्लियर रिएक्शंस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। पहले तो डिफरेंस यही है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि एक हैवी हमेशा ही हैवी, रेडियो एक्टिविटी हैवी न्यूक्लाई की ही प्रॉपर्टी है। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लाई जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेशन करती है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, पहले से ही स्टेबल न्यूक्लाई है, उसे हम दूसरी स्टेबल न्यूक्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हैवी में भी हो सकती है और ये लाइटर में भी हो सकती है। हैवी में हमेशा फ्यूज़न नहीं फिजन होगा, टूटेगी हैवी, और लाइटर में होगा फ्यूज़न। ठीक है, लाइटर होती है जनरली 30 से कम, जब मास नंबर 30 से कम हो तब होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो ये एक तरह की रेडियो एक्टिव रिएक्शन थी, रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये एक तरह की क्या, रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जिसमें अब सारा थ्योरी वाला है तो कोशिश करूँगा पहले से ही लिख लूँ। तो एक तरह का रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है जिनमें वन स्टेबल रेडियो एक्टिव एटम्स is converted into another stable एटम। और वो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चारों लॉ फॉलो होंगे, चारों कंजर्वेशन लॉ फॉलो होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चारों कंजर्वेशन लॉज कौन से हैं? जनरली चारों कंजर्वेशन लॉ हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ CO को कंजर्वेशन ऑफ पूरा लिखना एनर्जी। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चारों होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये चारों ही यहाँ फॉलो होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चारों ही होंगे और कुछ नहीं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम भी होता है जनरली, एंगुलर होगा नहीं, एंगुलर नहीं होगा, सॉरी, लीनियर मोमेंटम लिख लो, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वो होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक जनरल मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा देता हूँ लिख के कि कैसी होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या होती है, एक जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आज तो वाइट बोर्ड ने परेशान करा, मिटाने में दिक्कत आ रही है। देखो जैसे हम पे ZX है, क्या हम पे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टाइल है, पेरेंट न्यूक्लाई, इससे हम अल्फा मिशन नहीं कराएंगे, इस पर अल्फा पार्टिकल गिराएंगे। इस बार अल्फा पार्टिकल इस पर हिट करेगा, ये हमारा टारगेट है। क्या है? टारगेट। इसको हिट कराएंगे, ये प्रोजेक्टाइल है, टक गिराएंगे इसके ऊपर, ऐसे क्या बनेगा? बेसिकली बीच में एक ट्रांसम्यूटेशन स्टेट आएगी, Z+2 कुछ भी हो, A+4, इसको नाम दे दे Y, दे दे Y, बोलो कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे Y दे देते हैं ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, 1H1, ये हमारी होती है नेट एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, नेट एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और यही तो निकालना चाह रहे हैं, यही तो न्यूक्लियर एनर्जी है, यही तो हमें चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी से जनरली हम स्टीम के काम लाते हैं, पानी गर्म होता है, स्टीम टरबाइन रोटेट करते हैं उस स्टीम से। ठीक है, और फिर हमारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अब जो बचा उसे लिख लो, देखो Z+1 बचेगा, A+3 बचेगा, और यहाँ पे Y है तो इसे Z बोल लो, पर Z यूज़ हो गया ना, तो इसे कुछ भी बोल लो,
इसे मैं बोल देता हूँ ए यूज़ हुआ, हो गया एक्स हीलियम, ये इसे सी बोल लेते हैं, इसे डी बोल लेते हैं, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो क्या क्या निकला, जेड एक्स ए 2He4 Z+2C A+4 Z+1 D A+3 1H1 Q। क्यू ही हमारी क्या है, क्यू ही हमारी क्या है, नेट एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से हम पानी गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनता है और बेसिकली फिर टरबाइन रोटेट करके सारी बातें आगे की चल लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे बच्चे। रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्शन करी, दुनिया की सबसे पहली रिएक्शन रदरफोर्ड ने ही करी थी। वो रिएक्शन क्या थी, कार्बन और नाइट्रोजन से रिलेटेड थी। तो देखो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, पहली जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन थी बाय रदरफोर्ड, जो हमें किसने दी थी, रदरफोर्ड ने दी थी। पहली न्यूक्लियर रिएक्शन क्या थी वो, देखो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो पहली न्यूक्लियर रिएक्शन दी थी वो क्या थी, उन्होंने कुछ नहीं करा था, नाइट्रोजन लिया था उन्होंने 7 नाइट्रोजन 14, एक्चुअली ये ट्रांसम्यूटेशन था एलिमेंट का। कितनी अजीब सी बात है, देखो रदरफोर्ड के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम एक एलिमेंट से कोई दूसरा एलिमेंट बना रहे हैं। मैं एलिमेंट से कंपाउंड बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। 2 हीलियम 4, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे, देखो 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 से कुछ बनता है, 9 से फ्लोरीन बनता है, तो 9 बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाएगा, और ये क्या होगा 14 4 18, ये थोड़ा अनस्टेबल होगा। अब इसे तोड़ेंगे, 8 1 8 O ऑक्सीजन 17 दे देंगे और 1H2 दे देंगे या 1H1 दे देंगे। ये पहली, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। देखो पहले नाइट्रोजन था, उससे क्या बना, फ्लोरीन बना, फिर क्या बना, ऑक्सीजन बना। वैसे ही ऑक्सीजन का आइसोटोप है, बट ऐसी चलती है। ठीक है, ये वाली है। कुछ रिएक्शन मैं आपको टिपिकल दिखा देता हूँ और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये कुछ टिपिकल रिएक्शन है जो 11th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 3 लिथियम 7, इस पर हमने प्रोटॉन गिराया तो 3 और 1 4 7 और 1 8 बेरिलियम बना, जो थोड़ा कैसा था, अनस्टेबल था। फिर वो 2 अल्फा पार्टिकल में टूट गया। सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास वैलिड है। बोरॉन था, उसमें हाइड्रोजन डाला तो 6C12 बना, फिर ये 6C11 और 0N1 बना। ऐसे कार्बन 12 था, 1H1 डाला तो पहले नाइट्रोजन बना और फिर वो उसकी न्यूक्लाई चेंज हुई, एंगुलर मोमेंटम में वो गामा पार्टिकल बन गया। फिर 7 नाइट्रोजन 14 था, ये 0N1 होते हैं न्यूट्रॉन, 7 और 0 7, 14 1 15, नाइट्रोजन बना, कार्बन में टूट गया, 1H2 था, फिर 1H1 बन गया। अब ये सारी रिएक्शन आप देख लेना। देखो थ्योरी पोर्शन में मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कंसेप्ट वाले आते हैं उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो हमारे एक बहुत बड़ा उपहास है, उपहास मजाक है। चलो, अगर न्यूक्लियर एनर्जी पॉजिटिव है मतलब रिलीज़ हुई, मतलब एक्सॉर्जिक होगी, यहाँ मैं एनर्जी के बेस पे बोल रहा हूँ, एंथैल्पी के बेस पे नहीं। ठीक है, तो क्यू अगर पॉजिटिव है मतलब रिलीज हुई तो एक्सॉर्जिक रिएक्शन बोलते हैं, और क्यू अगर नेगेटिव है तो एब्जॉर्ब होगी, तो इसे बोलते हैं एंडोर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सॉर्जिक मतलब क्यू पॉजिटिव रिलीज और एंडोर्जिक मतलब क्यू नेगेटिव मतलब एब्जॉर्ब। ये आप याद रख लीजिएगा।